क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस इंसान को एक कोर्ट ने कड़ी से कड़ी सजा सुनाई हो, वहीं इससे बड़ी अदालत इसका उल्टा ही फैसला सुना दे, अपराधी को छोड़ ही दे। ये वह कहानी है जिसने स्टेट की जनता को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं श्वेता अग्रवाल केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है असम राज्य के सबसे बड़े शहर, प्रशासनिक रूप से कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। 4 दिसंबर 2017 का दिन था। सुबह के 8 बजे एक लड़की श्वेता अग्रवाल अपने घर से रोज की तरह कॉलेज के लिए निकलती है। इनका कॉलेज था केसी दास कॉमर्स कॉलेज। श्वेता यहीं से बीकॉम का कोर्स कर रही थी। इस समय इनका 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था। 4 दिसंबर 2017 को भी इनका एग्जाम था। एग्जाम 9:30 बजे शुरू होता और 12:30 बजे खत्म हो जाता। श्वेता अपने घर से 1 घंटा पहले निकलती थी, क्योंकि जाने में थोड़ा टाइम लगता था और एक्स्ट्रा टाइम में यह कुछ रिवीजन भी कर लेती थी। यह सुबह 8:30 बजे घर से कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर 1:30 बजे तक कॉलेज से घर वापस आ जाती। रोज की तरह 4 दिसंबर को भी यह अपने टाइम से कॉलेज के लिए निकली, पर टाइम से घर नहीं पहुंची। 1 से 1:30 बज गया। मां ने सोचा कि बेटी कहां रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। अब 2 से 2:30 बजा। मां को थोड़ी फिक्र हुई। यह श्वेता के पिता को इस बारे में बताती हैं। इसके बाद श्वेता को कॉल किया जाता है। उसका फोन रिंग तो हो रहा था, लेकिन वह उठा नहीं रही थी। इससे घर वालों की चिंता थोड़ी और बढ़ी। यह लगातार श्वेता को फोन पे फोन करने लगे। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। वह जाती तो पहले ही बता देती या फिर फोन कर देती। यहां तो वो फोन भी नहीं उठा रही है। धीरे धीरे 3:30 बज गया। अब तो अचानक से श्वेता का फोन स्विच ऑफ हो गया। इससे घर वाले और भी परेशान होने लगे। इसके कुछ समय बाद 5 बजे के बीच श्वेता के फोन से इसके पिता और एक अंकल को कॉल आता है। कॉल करने वाला कोई अनजान शख्स था। दोनों लोगों से इसने एक ही बात बोली। इसने कहा कि श्वेता के जलने से मृत्यु हो चुकी है। उसका शव इस जगह पर पड़ा हुआ है, आप लोग जल्दी से आइए। फिर इसने एक एड्रेस बताया। यह एड्रेस था गुवाहाटी के शांतिपुर एरिया। की खबर सुनकर परिवार की हालत खराब हो गई। यह तुरंत बताए गए एड्रेस पर पहुंचते हैं। यहां किसी के घर के बाहर भीड़ जमा हो रही थी। ये लोग समझ गए कि घर कौन सा है। श्वेता के परिवार वाले घर के अंदर आते हैं। यह घर सिंघल परिवार का था। यहां यह लोग किराए पर रहते थे। इस समय घर का बेटा गोविंद सिंघल खड़ा था। इसके अगल बगल में इसकी मां और बड़ी बहन भी थी। गोविंद सिंघल ने श्वेता के परिवार को बड़े उदास मन से इशारा किया। यह इशारा बाथरूम की ओर था। यहां बाथरूम के अंदर एक अधजल शव पड़ा हुआ था। इसे देखकर श्वेता के घर वाले चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे। किसी ने पुलिस को भी कॉल करके खबर दे दी। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने इस घर में रहने वाले लोगों से पूछा कि हुआ क्या था, इस बच्चे के साथ ऐसा कैसे हुआ। गोविंद ने बताया कि यह और श्वेता यहीं पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक पता नहीं श्वेता को क्या हो गया। इसने बोला कि इसे बाथरूम जाना है। फिर यह बाथरूम में गई और केरोसिन छिड़क कर खुद को आग लगा लिया। इस समय घर पर गोविंद की मां कमला देवी और बड़ी बहन भवानी सिंघल भी मौजूद थी। इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने शव को हॉस्पिटल भेज दिया, जहां पर पोस्टमार्टम और बाकी फॉरेंसिक जांच होनी थी। यह करने के बाद घर में रहने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं। श्वेता के परिजनों से बात किया जाता है। इन लोगों से बात करने पर श्वेता के बारे में बहुत सारी चीजें सामने आई। बचपन से ही श्वेता पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी, तेज थी। 2015 में इसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपी थी, क्योंकि इसने 12 बोर्ड में कॉमर्स स्ट्रीम से स्टेट टॉप किया था। इसके बाद इसने ग्रेजुएशन के लिए केसी दास कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बीकॉम का कोर्स करने लगी। साथ ही साथ श्वेता ने एक सीए फर्म में आर्टिकलशिप भी करना शुरू कर देती है। एक तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इनका सपना था एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। यह अपना ग्रेजुएशन और सीए की ट्रेनिंग एक साथ कर रही थी। इनकी लाइफ का बस एक ही गोल था और यह इसके लिए काम भी कर रही थी। यही सीए फर्म में गोविंद सिंघल भी ट्रेनिंग करता था। श्वेता की यहीं पर इससे मुलाकात हुई। गोविंद को जब भी पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता तो यह श्वेता से ही पूछता था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। अब जब दोस्ती हो गई तो जाहिर सी बात है कि इनमें भरोसा भी होगा।
श्वेता सीए की ट्रेनिंग भी काफी अच्छे से कर रही थी। इसके ब्रिलियंट स्टूडेंट होने की वजह से कभी-कभी गोविंद इसे अपने घर पढ़ाई में मदद करने के लिए बुला लेता था। श्वेता आधे एक घंटे के लिए खुशी-खुशी चली भी जाती थी। ऐसे ही 4 दिसंबर को भी गोविंद ने एग्जाम के बाद श्वेता से बोला कि मुझे इस टॉपिक को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे पढ़ा दो। श्वेता मान जाती है और गोविंद के साथ उसके घर चली जाती है। आगे जैसा कि गोविंद ने बताया कि पढ़ाते पढ़ाते अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, वह बाथरूम में गई और खुद को आग लगा लिया। क्योंकि पहले भी श्वेता अपने दोस्त की मदद करने पढ़ाने के लिए आती रहती थी, तो गोविंद पर भी शक नहीं हुआ कि इसने बहला कर लाया होगा और यह कांड कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। देखा गया कि श्वेता कितने बजे घर से निकली, कब कॉलेज गई, एग्जाम के बाद कितने बजे कॉलेज से निकली, किन किन लोगों से मिली, गोविंद के साथ कितने बजे, इसके घर आए रास्ते में किन किन लोगों ने इसे देखा। जितनी भी डिटेल हो सकती थी, पुलिस हर एक चीज की छानबीन करती है। ढूंढते ढूंढते टोटल 23 लोग पुलिस के सामने आते हैं। कुल मिलाकर सबका कहना था कि लड़की गोविंद के साथ बाइक पर बैठकर इसके घर आई। कुछ पड़ोसियों के अनुसार श्वेता के घर आने के 1-2 घंटे में घर के अंदर से धुओं का एक गुब्बार देखा। इन्हें लगा कि यहां पर आग लग चुकी है। फिर यह लोग भाग कर आते हैं। यहां आकर पता चला कि लड़की ने खुद को आग लगा लिया। इससे पुलिस के मन में सवाल पैदा हुए। अगर कोई खुद का जीवन खत्म करना चाहता है तो वह अपने घर पर करेगा या अकेले कहीं और जाएगा? कहीं सुनसान जगह पर जाएगा या किसी होटल जाएगा, पर किसी दोस्त के घर पर नहीं जाएगा जहां पर उसका पूरा परिवार रह रहा हो। आखिर श्वेता किसी और के घर पर आकर खुदकुशी क्यों करेगी? श्वेता के माता पिता भी शक्ति से मना कर रहे थे कि इनकी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। वह तो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल फिट थी। जिंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी। इसके ऊपर किसी चीज का दबाव भी नहीं था। हमेशा खुश रहती थी। अगर मन में कोई बात होती तो अपने मां से जरूर बताती। 4 दिसंबर को भी यह अपने घर से नॉर्मली निकली थी। कुल मिलाकर माता पिता का कहना था कि यह इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। यह मानना असंभव है। जब श्वेता गोविंद के घर आई तो अपने साथ अपना पर्स लेकर आई थी। श्वेता का पर्स भी यहीं पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने इसे उठाकर चेक किया। शायद इसमें कुछ हो। एक एक करके पर्स में रखी सारी चीजें देखी जाती हैं। इसी में पुलिस की नजर एक चीज पर पड़ी। यह किसी कैफे में मिलने वाला नैपकिन था। इस नैपकिन पर एक बात लिखी थी, अगर तुम रिलेशनशिप तोड़ती हो तो आगे चलकर पछताओगी। यह पढ़कर लगा कि किसी लड़के ने लिखा होगा। इससे भी सवाल पैदा हुआ कि क्या श्वेता किसी से प्यार करती थी या कोई और इससे प्यार करता था। यह एक धमकी भरा मैसेज था। अगर श्वेता को किसी ने यह दिया तो इसने जरूर पढ़ा होगा। फिर यह लड़की इसे अपने पर्स में संभालकर क्यों रखेगी? कोई भी होता तो फेंक देता। यह भी हो सकता है कि किसी ने चुपके से श्वेता के पर्स में रख दिया ताकि यह बाद में मैसेज पढ़े। इन सभी चीजों से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दूसरे एंगल में शिफ्ट हो जाती है। कोई लड़का इसके प्यार में पड़ गया होगा। जब लड़की नहीं मानी तो उसका यह हाल कर दिया। लेकिन वह आदमी कैसे किसी और के घर में लाकर यह करेगा? यहां पर तो सिंगल परिवार के लोग भी थे। शक इस बात पर भी हुआ कि कहीं इसके पीछे खुद गोविंद का तो हाथ नहीं, क्योंकि घर इसी का है। वह जो नैपकिन पर धमकी भरा मैसेज मिला उसे हाथ से लिखा गया था। पुलिस पता करती है कि हैंडराइटिंग किसकी है। शक तो गोविंद पर आ ही चुका था। सोचा कि इसके ही हैंडराइटिंग से मिलान किया जाए। इसके बाद पुलिस गोविंद से इसका नोटबुक मंगवाती है। नैपकिन पर लिखे लेटर्स की बनावट और इसका स्टाइल साफ तौर पर नोटबुक से मैच कर रहा था। अब यह कंफर्म हो गया कि यह मैसेज गोविंद ने लिखा। उधर जब चश्मदीदों की गवाही दर्ज हो रही थी, उसी समय एक बार्बर भी सामने आया। इसका नाम था पंकज। इसका बयान बाकियों के बयान से थोड़ा अलग था। पुलिस को इन्होंने बताया कि शाम के समय इन्होंने गोविंद को अपने बाइक से कहीं जाते हुए देखा। चूंकि इनकी बाल काटने की दुकान गोविंद के घर के पास थी, तो ये गोविंद को अच्छे से जानते थे। रोज आते जाते हाय हेलो हो जाता था। 4 दिसंबर की शाम में गोविंद अपने बाइक से निकला। इसने अपने बाइक के बैक सीट पर एक बोरी बांधी थी। उसमें से कुछ लाल रंग का पदार्थ रिस रहा था। जाते समय गोविंद पंकज को देखता है। दोनों की नजर मिलती है। पंकज ने गोविंद से पूछ ही लिया कि बाइक के पीछे क्या बांधे हो, उसमें से कैसा लाल रंग टपक रहा है। गोविंद ने बोला कि यह कुछ सामान है, फैक्ट्री में इसकी जरूरत है, पापा जी ने मंगाया है।
वैसे गोविंद के पिताजी की अगरबत्ती की फैक्ट्री थी। वहीं पर अलग अलग रंग की अगरबत्तियां बनती थी। इसके बाद गोविंद यहां से चला जाता है। पंकज भी अपने काम में बिजी हो गया। आगे पंकज ने बताया कि कुछ मिनटों के बाद वापस से गोविंद अपने बाइक से वापस घर आया। पंकज को इससे थोड़ा अजीब लगा कि यह इसे वापस क्यों लेकर आया, जबकि इसकी जरूरत तो फैक्ट्री में थी। पंकज की यह बातें सुनकर पुलिस का शक और भी गहराने लगा। उधर नैपकिन पर धमकी भरे मैसेज मिले। यहां एक गवाह ने अपनी आंखों से बाइक के पीछे वो बदी हुई बोरी देखी। कहीं उसमें श्वेता ही तो नहीं थी। अगर ऐसा ना भी हो तो टाइमिंग के हिसाब से उस समय तक श्वेता की मृत्यु हो चुकी थी। फिर यह लड़का गोविंद उसके मरने के बाद क्यों अपने पिता की फैक्ट्री सामान पहुंचाने जाएगा? यह बात थोड़ी अजीब थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी में श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आती है। इसने स्वयं को समाप्त करने वाले एंगल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार श्वेता के सर पर गहरे चोट के निशान पाए गए। साथ ही साथ इसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 13 चाकू के निशान थे। ये सारी चीजें नेपकिन पर लिखी धमकी को सच कर रही थीं। श्वेता के साथ यह सारी चीजें हो गईं। फिर भी यह जीवित थी। इसकी मृत्यु जलने से हुई, यानी जलते समय यह जिंदा थी। ऐसी भयानक घटना इस इलाके में पहले कभी नहीं हुई थी। यह खबर लोगों तक आग की तरह फैलने लगी। चूंकि श्वेता की फोटो पहले भी अखबारों में एक स्टेट टॉपर के तौर पर छपी थी, इससे भी लोग इसे पहचान गए। इसके बाद कॉलेज के छात्र और आम लोगों ने मिलकर एक मुहिम शुरू कर दिया। रोड पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। श्वेता जिस कॉलेज में पढ़ती थी, जिस सीए फर्म में ट्रेनिंग करती थी, वहां पढ़ने वाले बच्चों से श्वेता के करीबी दोस्तों से बात किया जाता है। इन लोगों की बातों से लगा कि गोविंद श्वेता को पसंद करता था, लेकिन श्वेता इसे नॉर्मल दोस्तों के जैसे देखती थी। यह बात भी सामने आई कि गोविंद ने कई बार अपने प्यार को श्वेता के सामने जाहिर भी किया। शादी करना चाहता था, पर श्वेता ने इसे साफ तौर पर ठुकरा दिया। इसके बाद पुलिस श्वेता के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करती है। यहां से नो मीन्स नो करके पोस्ट और चैट्स मिले। इन्वेस्टिगेशन से निकलती हर किरण सीधे उस जगह से गुजर रही थी जिसका फोकल पॉइंट गोविंद सिंघल था। पुलिस इसको शक के आधार पर उठा लेती है। इसे पुलिस स्टेशन लाकर इससे पूछताछ किया जाता है। इसने अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम को ठुकरा दिया। इसका कहना था कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसे फंसाया जा रहा है। फिर इसके सामने वह धमकी भरे मैसेज वाला नैपकिन, उस बार्बर पंकज का बयान, श्वेता के चैट्स और बाकी मैसेजेस जैसे एविडेंसेस रखते हैं। यह कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो था नहीं। इसे लगा कि यह चारों तरफ से घिर चुका है। फिर इसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। आगे इसने ऐसे ऐसे खुलासे किए कि पुलिस भी हैरत में पड़ गई। यह चीजें तब से शुरू हुई जब से गोविंद ने पहली बार श्वेता को देखा था। पहली नजर में ही इसको श्वेता से प्यार हो जाता है। यह पढ़ाई में डाउट्स क्लियर करने के बहाने श्वेता से बात करने लगा। इनके बीच जान पहचान बढ़ती है, दोस्ती हो जाती है। गोविंद इसे अपने घर पढ़ाई में मदद करने के बहाने बुलाने लगा। यही खुद श्वेता को अपने घर ले जाता और ले आता था। श्वेता को लगता था कि अपने दोस्त की मदद कर रही है। पढ़ाई करके शायद गोविंद भी एक सक्सेसफुल सीए बन जाए। पर गोविंद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। किसी भी बहाने से बस ये श्वेता के साथ रहना चाहता था। एक दिन इसने मौका देखकर श्वेता को प्रपोज किया, पर श्वेता ने इसे साफ साफ मना कर दिया और मना करने की वजह भी बताई कि पढ़ाई करके लाइफ में इसे कुछ करना है। अभी इन सब चक्कर में पड़कर समय और फ्यूचर नहीं बर्बाद करना। गोविंद ने बोला, ठीक है। अब यह बात बीत जाती है। एक दिन फिर से गोविंद ने श्वेता को प्रपोज किया। फिर से यह मना कर देती है। जितनी बार भी गोविंद ने इसे प्रपोज किया, उतनी बार इसे रिजेक्शन मिला। यह एक तरफा प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था। यह श्वेता से शादी करना चाहता था। ऐसी सब चीजों को देखकर धीरे धीरे श्वेता इससे दूरी बनाने लगी। क्योंकि दोनों एक ही जगह पर पढ़ते थे, एक ही जगह पर ट्रेनिंग करते थे, तो दोनों की कभी कभी बातचीत हो जाती थी। गोविंद का प्यार अभी भी कम नहीं हुआ था। जब भी मौका मिले तो यह डाउट्स क्लियर करने के बहाने श्वेता से बात करता था। गोविंद ने सोचा कि एक बार और प्रपोज किया जाए। आगे यह 4 दिसंबर की दोपहर कॉलेज में श्वेता से मिलता है। अभी अभी श्वेता एग्जाम देकर बाहर आई थी।
गोविंद ने से रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस टॉपिक में बहुत दिक्कत हो रही है। पड़ा दो श्वेता मान जाती है। फिर गोविंद इसे अपने बाइक पर बिठाकर अपने घर ले आता है। वैसे सिंघल परिवार का घर किसी वकील का था जिसे सिंघल परिवार ने किराए पर लिया था। गोविंद श्वेता को अपने घर लाता है। यहीं लिविंग रूम में बैठकर दोनों पढ़ाई करने लगे। श्वेता गोविंद को पढ़ाने लगी। इसी में गोविंद श्वेता को प्रपोज करता है। श्वेता ने फिर से इसे मना कर दिया और गुस्से में घर से निकलने लगी। आखिर गोविंद कितनी बार रिजेक्शन सहन करेगा? इस बार इसने भी अपना आपा खो दिया और यह जोर से श्वेता को धक्का देता है। श्वेता सीधे दीवार से जाकर टकरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। यह गिरकर बेहोश हो गई। गोविंद को लगा कि यह मर चुकी है। अगर किसी को पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसने सोचा कि यह मर ही चुकी है तो क्यों ना इसे अच्छे से ही खत्म कर दें। अब यह अपने किचन में गया और यहां से एक चाकू उठा लाया। फिर इसे श्वेता के ऊपर चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद गोविंद श्वेता के शव को एक प्लास्टिक के बोरे में डालता है। फिर इसने अपने दरवाजे के करीब अपनी बाइक लाई और बोरे को उसी पर बांध दिया। इसके बाद यह अपने घर से निकल जाता है। वैसे यह सब करते समय गोविंद की मां और बड़ी बहन दोनों ही घर पर थे। हैरानी हुई कि इन दोनों ने गोविंद को यह सब करने से रोका। क्यों नहीं? अगर यह दोनों अपने कमरे में भी हो तो लिविंग रूम से आती हुई आवाज क्यों नहीं सुनी? जब गोविंद घर से बोरी लेकर निकला तो थोड़ी ही दूर पंकज की दुकान थी। यहीं पर पंकज ने गोविंद की बाइक पर बंधे सामान से लाल रंग का पदार्थ टपकते हुए देखा। यह कोई अगरबत्ती रंगने वाला लाल रंग नहीं, बल्कि रक्त था। रास्ते में जाते समय गोविंद ने सोचा कि यह बोरे को म्यूनिसिपालिटी के गार्बेज एरिया में फेंक देगा या वहीं के नदी में बहा देगा। इसी समय गोविंद को एक कॉल आता है। यह कॉल गोविंद की मां कमला देवी का था। इन्होंने अपने बेटे से कहा कि कहां जा रहे हो? किसी ने तुमको शव फेंकते हुए देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। रास्ते में बहुत लोग तुम्हें उस बोरे के साथ जाते हुए देख रहे हैं। तुम उसे तुरंत घर लेकर आओ। यहीं पर हम लोग कुछ मिलकर करेंगे। यहां एक मां अपने बेटे को उस लड़की का शव घर लाने को बोल रही है जिसका कत्ल के ही बेटे ने किया। जब तक गोविंद घर पर आता है तब तक इसकी मां सोचती है कि शव का क्या किया जाए। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान हैं। कोई भी समझ जाएगा कि यह कत्ल का मामला है। इसे कोई और एंगल देना चाहिए। गोविंद घर पर बोरे को लेकर आता है। घर के अंदर बोरे से शव को निकाला गया और बाथरूम में ले जाकर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दिया गया। यह काम गोविंद, इसकी मां कमला देवी सिंघल और बहन भवानी सिंघल तीनों मिलकर कर रहे थे। वैसे अगर उसी समय गोविंद ने श्वेता की सांसें चेक कर ली होती जब इसका सर दीवार से टकराया तो शायद यह बच जाती। यहीं मां और बहन भी इसे चाकू मारने से रोक सकते थे। जलाने से पहले भी एक बार अगर ये चेक कर लेते तो इतना बड़ा क्राइम होने से बच जाता। पर ऐसा होता नहीं। जैसे ही इन्होंने आग लगाई, थोड़ी ही देर में धुआं घर से बाहर निकलने लगा। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने यह देख लिया और तुरंत सिंघल परिवार का दरवाजा खटखटाने लगे। मजबूरन इन्हें आग को बुझाना पड़ा, जिससे शव काफी हद तक बच गया और जिससे पोस्टमार्टम ने कत्ल का खुलासा कर दिया। यह खबर भी जब बाहर आई तो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसकी चीख वहां की गवर्नमेंट तक पहुंच गई। फिर यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाता है। पुलिस ने भी चार्जशीट दाखिल कर दिया। कामरूप सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। सारे गवाह और सबूत पेश किए जाते हैं। सब कुछ देखने सुनने के बाद अगस्त 2019 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 1 से 1.5 साल के अंदर ही यह केस सॉल्व भी हो गया और फैसला भी आया। सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में बोला कि गोविंद सिंघल को श्वेता अग्रवाल के कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा दी जाती है। साथ ही साथ कमला देवी सिंघल और भवानी सिंघल को कत्ल में साथ देने सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी जाती है। लगा कि श्वेता को न्याय मिल गया। श्वेता के माता पिता को अब जाकर तसल्ली मिली। इसके बाद यह केस असम हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। यहां पर भी सारी कार्रवाई, सुनवाई वगैरह हुई। अप्रैल 2022 में असम हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया। इसमें गोविंद सिंघल के फांसी की सजा को बरकरार रखा गया, पर कमला देवी और भवानी सिंघल को बाइज्जत बरी कर देते हैं। साथ में कोर्ट ने बोला कि इन दोनों का ट्रायल वापस से सेशन कोर्ट में किया जाएगा। दोबारा मुकदमा होगा। फिलहाल मां और बेटी पर मुकदमा चल रहा है
और गोविंद अपने फांसी का इंतजार कर रहा है। आगे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे गोविंद फांसी से बच सकता है। पूरे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।